फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको स्क्वायर रूट गिवन है, वो भी नेस्टेड। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। सो इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके इसी जगह मैं लिख सकता हूँ 11। नाउ 11 एंड 14 मिलकर हो जाएंगे 25। सो इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं 25 से। 25 का स्क्वायर रूट 5। सो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 5 से। नाउ 5 प्लस 45 4 मिलकर बन जाएगा 49। सो क्वेश्चन बन गया रूट ऑफ 49 और इसकी वैल्यू हो जाती है 7। सो ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 25x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई रूट 5x स्क्वायर, रूट 5x, सो 25x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई रूट 5x। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं तो 25 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 एंड 5, और इस 5 के फिर से दो फैक्टर कर सकते हैं रूट 5 एंड रूट 5, यानी कि टोटल 3 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। रूट 5 की ज़रूरत है इसलिए मैंने रूट 5 के फॉर्म में फैक्टर किया है। सो 25 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 5 रूट 5, और ये रहा एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में है रूट 5x। सो एक कैंसिल और एक से एक्स कैंसिल, बन जाएगा 5 रूट 5 और एक सिंगल एक्स। सो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपको इस तरीके से फैक्टर करना नहीं आता है, रूट 5 के फॉर्म में फैक्टर करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, देन ऑल्सो वी हैव एन अनदर सोल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना है, 25x स्क्वायर अपॉन रूट 5x। आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम क्या है? रूट 5 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है। रूट 5 को खत्म कर दीजिए। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे रूट 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर बन गया 25 रूट 5 एक्स स्क्वायर, और नीचे बन गया ओनली 5x। सो 5 से कट किया 25 को 5, x से x चला जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 5 रूट 5 और एक x बच जाएगा। सो कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, बट दोनों मेथड करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड एज, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है ये, तो यानी कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, इट मीन एक्स स्क्वायर। सो एक्स, अब एक्स लेना प्रॉब्लम है मेरे लिए, एक्स की जगह मुझे कुछ और लेना होगा, मैं ए ले लेता हूँ। फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। यही तो एरिया है, और एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर। मुझे चाहिए साइड, साइड यानी कि ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्क्वायर को ट्रांसफ़र करना होगा। सो इस स्क्वायर को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये बन गया ए इक्वल रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। इस कंटेंट का स्क्वायर रूट निकालना मुझे नहीं आता, बट इस कंटेंट का फैक्टराइज करना मुझे आता है। सो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होगा, मेरे पास लिमिटेड मेथड है, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा, या फिर इसमें एक स्पेशल केस है जो इसे मैं स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास दो आइडेंटिटी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सारे सिंबल प्लस दिख रहे हैं। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप अगर चेक करें तो 2 टर्म्स आपके पास है जिसे आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा 3x होल स्क्वायर, लास्ट वाला बन जाएगा 5 स्क्वायर। सो बीच वाला होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, चेक कर लीजिए, इतना ही लिखा हुआ है बीच वाला। 5 से 15 टू 30x। सो स्क्वायर रूट के अंदर वाले कंटेंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो मेरे पास बचेगा ओनली 3x प्लस 5, और ये वैल्यू आ गई साइड की। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3x प्लस 5। सो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 इज -2/3 इक्वल 2x, -2/3 इक्वल 2x। सिंपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पहुंच जाएगा इसके साथ, सो बन जाएगा -2 इक्वल 2x इंटू 3। सिंपल कर लीजिए, ये बन गया 6x और ये -2, सो x की वैल्यू -2/6। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो x की वैल्यू -1/3। ये x की वैल्यू आ गई। बट आपसे ये पूछा नहीं, यहाँ से पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1। सो 3x प्लस 1 की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, बच गया -1 प्लस 1, सो आंसर 0। ऑप्शन बी करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 5, इन द फिगर गिवन बिलो L पैरेलल M, T इज ट्रांसवर्सल लाइन, विच पेयर एंगल इज नॉट सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल है जो सप्लीमेंट्री नहीं है, मुझे ये चेक करना है। चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट पेयर है 1 and 6, 1 ये वाला और 6 ये वाला। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? क्योंकि इसमें 2 ही टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है इक्वल, एक अनइक्वल। जो अनइक्वल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल हैं। 1 के इक्वल 4 होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 and 6 होंगे सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ये मेरे काम का नहीं है। 3 and 8 चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन 3 and 8, 3 and 8, 3 के इक्वल होगा 7 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, 7 8 लीनियर पेयर है, सो अगेन सप्लीमेंट्री। ये भी मेरे काम का नहीं है। 3 5 चेक करते हैं, 3 5 यानी कि ये दोनों सीधे सीधे सप्लीमेंट्री होंगे बिकॉज ऑफ कोइंटीरियर एंगल, यानी कि कुल मिला के ऑप्शन 4 करेक्ट होना है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं। तो ऑप्शन 4 को मुझे करेक्ट करना ही पड़ेगा। बट हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन 4 का क्या हाल है। 4 and 8 हम जानते हैं दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो बोथ शुड बी सेम, नॉट सप्लीमेंट्री। सो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन 6, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट लाई ऑन द वाई एक्सिस। आप ऑलरेडी जानते हो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो वहाँ तक मूव करने के लिए आप अगर ओरिजिन से चलना शुरू करोगे तो एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल चलना नहीं पड़ेगा, आपको केवल वाई डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा पहुंचने के लिए। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। सो 0, समथिंग के फॉर्म में जो पॉइंट होगा वही मेरा आंसर है। 0, समथिंग के फॉर्म में ये ऑप्शन है। क्वेश्चन 7, रवित परचेस्ड अ बैग फॉर 200, ही सोल्ड इट फॉर 180 रुपीज़, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बैग इज। असल में डिक्रीज हुआ कितना प्राइस में डिक्रीमेंट मुझे दिख रहा है 20 रुपीज़, और ये 20 रुपीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, कितने रुपए खर्च किए गए हैं। सो खर्च किए गए हैं 200 रुपीज़। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा 20/200 × 100, सो 10% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आप ऑलरेडी जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और इसी की वैल्यू गिवन है 150 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, a² की वैल्यू आ गई 150/6, इट मीन 25। सो a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर बिकॉज ऑफ मीटर स्क्वायर। सो a की वैल्यू आ गई 5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ इट साइड वही तो मैंने कैलकुलेट की, a = 5 मीटर। ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मेरे पास कंप्लीट नहीं है, पॉइंट ये, तो क्वेश्चन नाम इंग्लिश वर्जन नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ 5,6 फ्रॉम वाई एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ 5,6 फ्रॉम वाई एक्सिस। 5,6 कहाँ होगा, यहाँ से 5 डिस्टेंस पर और यहाँ से 6 डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं होगा 5,6, जिसमें ये डिस्टेंस 6 होगी, ये 5 होगा। इसने पूछे ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि वो ये वाली डिस्टेंस मुझसे पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस भाई 5 है। ये देखो, यही तो नीचे लिखी है मैंने 5, तो बस 5 इसका आंसर। क्वेश्चन 10, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप चेक कर सकते हो सारे एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और आप जानते हो कोई भी अगर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। सो जितने एंगल्स हैं उनका सम होना चाहिए 360। तो बस चेक कर लो, आसान सा क्वेश्चन है। 60 40 हो गया, 100 190 190 190 और 7 260 हो गया, और x बाकी है, सो 260 + x = 360। सो x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। इजी क्वेश्चन। फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन में फर्स्ट पार्ट है, assertion है -1/5 to the power 4 to the power 4 is the reciprocal of -5 to the power 16। -5 to the power 16 का रेसिप्रोकल होता क्या है, ये होता है 1/-5 to the power 16। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/-5 to the power 16, या फिर -1/5 to the power 16। हालांकि माइनस को हम रिमूव कर सकते हैं, बट मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको गिवन क्या है, गिवन में ये चीज़ है, क्या ये उसका रेसिप्रोकल है, पता नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये बन जाएगा -1/5, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो बन गया 16। बोथ आर करेक्ट। सो ये करेक्ट रेसिप्रोकल है, इस फैक्ट पे कोई दो राय नहीं है। सो असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन, ये एक लॉ है, आप जानते हैं, और हमने इस लॉ का भी जस्ट यूज भी किया है। सो ये लॉ भी करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। नाउ चेक करना है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं।
तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे फैक्ट है रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल समझने में ये फैक्ट आपकी हेल्प कर रहा है, ये रीजन नहीं हेल्प कर रहा है? सो ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 1 ईयर अगो, जस्ट एज्यूम 2023, इसमें पॉपुलेशन थी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, और आपको दिया रहा है करंट प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,000। सो 2024 में एज्यूम कर लेता हूँ कि ये दिया हुआ है 11,000। 1 ईयर में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे? ये आपकी वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है, सो ये हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी, और ये अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर। तो अगर आपको निकाला तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालते हैं 1 + r/100 टू द पावर n, और इसमें वैल्यूज फिट कर देते हैं, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और पावर 1। ऐसे तो निकालेंगे आप, सॉल्व करने पर 11,000 ही आएगा, ये करेक्ट। सो ये करेक्ट है, और इसको वेरीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले का मैंने यूज भी किया हुआ है। सो दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेज में नहीं बचा। कुछ वॉइस लैकिंग हो रही है। ओह, टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मार्क प्राइस 60,000, डिस्काउंट 25%। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। डिस्काउंट कितना, शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 25% दे रहा है 60,000 पर। सो 25% ऑफ 60,000, क्या लिख रहा हूँ? सो 20 से 20 कैंसल्ड, और यहाँ हो गया 15,000। सो 15,000 का डिस्काउंट मिला है। सेलिंग प्राइस ऑफ द लहंगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो टोटल प्राइस है 60,000, और उसमें से डिस्काउंट यानी कि 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 45,000। ये भी करेक्ट बच्चे ने लगाया है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, इफ़ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% द शॉपकीपर स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको इनिशियली गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, सॉरी, आपको गिवन है MRP 25, MRP ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 60,000, आपको डिस्काउंट गिवन है 25%, और प्रॉफिट गिवन है 20%, और आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो आप मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के थ्रू निकाल सकते हैं SP, देन SP और प्रॉफिट का यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 2 स्टेप का काम है, शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क्ड प्राइस 1 - डिस्काउंट % अपॉन 100, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला होता है इन द टर्म ऑफ CP 1 + प्रॉफिट % अपॉन 100। सो पहले इसमें इसको यूज करके आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, देन सेलिंग प्राइस यहाँ पुट करके कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ कि पहले सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूँ देन उसकी हेल्प से कॉस्ट प्राइस। जब दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है तो मैं इस सेलिंग प्राइस की जगह पे इसको पुट कर दे रहा हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा C 1 + प्रॉफिट % अपॉन 100 इक्वल मार्केट प्राइस 1 - डिस्काउंट % अपॉन 100, और मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लूँगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन नहीं है, 1 + प्रॉफिट % गिवन है मेरे पास 20, और मार्केट प्राइस गिवन है 60,000 एंड डिस्काउंट गिवन है 25%। सिंप्लीफाई करते हैं, C 120 अपॉन 100 इक्वल 60,000, 75 अपॉन 100, दोनों 100 कैंसिल, C इक्वल 60,000, 75 अपॉन 120, 0 कैंसिल, 12 5 जा 00, बस मल्टीप्लाई करना बाकी है, 00 हो गए, 37,500 कॉस्ट प्राइस आ गई। इसी के बाद इसी का एक सेकंड पार्ट है, सीमा स्पेंट 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑन परचेसिंग अ ब्यूटीफुल बैग टू कीप दैट लहंगा। 5% लहंगा का बैग खरीदने के लिए कुछ ज़्यादा चार्जेस हैं।
बट ठीक है, घर से बैग लेके नहीं जाएंगे तो चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना, लेकिन फिर भी 5% ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, गलती क्यों। ठीक है, तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस अब मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वैसे भी आपको तो या तो ये करना है या ये करना, दोनों कहाँ करने हैं। सो सेलिंग प्राइस मुझे कैलकुलेट अब करनी पड़ेगी। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप ये नहीं करेंगे। सो इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कंसीडर करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था मार्क प्राइस 60,000 और डिस्काउंट कितना गिवन था, 25%। After simplification, it will be 1/4. After subtraction, it will be 3/4. 3/4. So 60,000 into 3/4. So 45,000 MRP हो गई, बट सॉरी सेलिंग प्राइस। और आपको पता करना है सेलिंग प्राइस का 5% उसने स्पेंड किया हुआ है। सो एक्स्ट्रा चार्ज, बैग के चार्जेस कितने हैं, चार्ज फॉर बैग ये हो जाएगा 5% ऑफ 45%, 2,250 रुपीज़। सो टोटल पैसे उसको कितने देने पड़ेंगे, टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे, 45,000 एंड 2,250 रुपीज़, 47,250 रुपीज़ तो टोटल पे करने पड़ेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट, ये कुछ ग्राफ टाइप है, पूरे पेज पे फिल क्यों नहीं हो रहा है, इसका बगल। सो एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अभिषेक्स फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ इज गिवन बिलो। तो भाई जितना उन्होंने खर्च किया है और सेविंग की है, तो एक आदमी का और जाता कहाँ है पैसा, खर्च और सेविंग्स दो ही चीज़ों में तो जाता है, या तो खर्च करेगा या बचाएगा, और कुछ तो होता नहीं है। सो यानी कि उसकी टोटल इनकम का ये ग्राफ दिया हुआ है, पाई चार्ट टोटल इनकम का। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ़ मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 33,000, मंथली सेविंग 3,000 है, मंथली सेविंग जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 15%, तो ये 15% की वैल्यू है 3,000। क्वेश्चन है मंथली इनकम, तो टोटल इनकम जस्ट एज्यूम ये पूरी की पूरी इनकम मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x है। अगर ये पूरी सैलरी x है तो इसका 15% ही तो उसने सेविंग की है, यानी कि 15% ऑफ x इक्वल 3,000। ये गिवन है, आपको x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 15/100 इंटू एक्स इक्वल 3,000। हालांकि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुत बड़े मार्क का नहीं कि आप इसमें सब कुछ शो करें, बट बेहतर है कि आप चीज़ें शो करें। 15 2 30, 200 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000 उसकी पूरी सैलरी है, जिसमें से वो 3,000 सेविंग करता है। नेक्स्ट, द सेंट्रल एंगल फॉर हाउस रेंट कहाँ है, ये हाउस रेंट है 10%। पूरा सर्कल जो है वो है 100% का, आप चेक कर सकते हो ऐड करके, और ये 10% कह रहा है, तो 10% पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 10% कितना होता है, चेक कर लीजिए, 36 डिग्री आ जाएगा। देन हाउ मच मोर मनी इज स्पेंट ऑन फूड दैन क्लोथ्स, फूड क्लॉथ कहाँ है, पहले अपना ग्राफ साफ करूँ, बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो चुका है। सो ये रहा फूड और ये रहे क्लॉथ्स। वो पूछ रहा है दोनों हाउ मच मोर मनी, दोनों डिफरेंस कितना, वो जनरली इतना जानना चाहता है। आप ये कर सकते हैं कि पहले फूड की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल सैलरी कितनी निकाली हमने, टोटल सैलरी मैंने निकाली 20,000। सो 20,000 के हिसाब से 25% कैलकुलेट कर सकते हैं फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है। देन 10% कैलकुलेट कर सकते हैं कि कपड़ों पे कितना खर्च कर रहा है। देन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम पहले ही डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे, 25 एंड 10, सो 15%। 15% सैलरी का जो डिफरेंस है वही है यहाँ पे आंसर। तो 15% कैलकुलेट कर लीजिए, 15% इंटू 20,000, सो 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है दोनों में।
या फिर दूसरा पार्ट, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट पे 5% और एजुकेशन पे 15%, यानी कि टोटल पैसा वो खर्च कर रहा है 20%। आप चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो दोनों का अमाउंट, देन ऐड कर सकते हो, या दोनों को पहले ऐड कर लो देन कैलकुलेट कर लो। सो 20% टोटल का, सो 20% ऑफ टोटल सैलरी यानी कि 20,000। जस्ट सिंप्लीफाई 4,000, टोटल 4,000 रुपये टोटल खर्च हो रहे ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, एजुकेशन इतनी सस्ती है, 4,000 में एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों का काम चल जा रहा है। हो सकता है डेटा बहुत पुराना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। अपने सिलेबस में एक मेथड है जहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हालांकि वो मैथ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है बट काफ़ी जगहों पे एप्लीकेबल है। स्मॉलेस्ट नंबर 12, हम इतना नहीं सोच पाएंगे स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, ये हम बाद में सोचेंगे। पहले अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। 12 को मुझे किसी के साथ कंपेयर करना, जिसके साथ कंपेयर हो सके उसके साथ। m स्क्वायर माइनस 1 के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ 12 को, तो मुझे मिल जाएगा m स्क्वायर की वैल्यू 13, और ऐसा कोई नंबर होता नहीं। यहाँ अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ 12 को, तो मिल जाएगी m स्क्वायर की वैल्यू 11, और ऐसा कोई नंबर नहीं होता। सो दो जगह पे 12 को मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ यही कंपेरिजन कर सकता हूँ। सो 2m इक्वल 12, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 6, m की वैल्यू 6 आ गई, तो मैं बाकी दोनों में पुट कर सकता हूँ। सो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 35, और सेम ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 37। सो फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या हो गया? 12, 35 एंड 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड सो डैट द कोसेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ से मैं अगर सारे सवाल बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ऐसे भी छोटे क्वेश्चंस को मैंने बहुत टाइम दिया। स्मॉलेस्ट नंबर 2800 मस्ट बी डिवाइडेड, इसका मतलब इस नंबर के मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और उसमें से जो विदाउट पेयरिंग नंबर है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा, अनपेयर्ड नंबर, उससे डिवाइड कर देना, बात खत्म। 2880 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, मैं 10 को अलग कर दे रहा हूँ, बन जाएगा 288, 2 को अलग कर दूंगा, बन जाएगा 144, और सबके फैक्टर सब में कर सकता हूँ। 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 5, और इस 144 के फैक्टर होते हैं 12 एंड 12 तो जा 144 होता है, 12 का होता है 223, टोटल फैक्टर बन गए 2 2 2 2, ये 4 टाइम हो गया, एक 2 यहाँ आया, एक 2 यहाँ आया, 3 आ रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सो 3 2 टाइम, और एक 5 आ रहा है। सिंगल पेयर, ये 3 अनपेयर्ड रहेगा, यानी कि अगर इसका डिवाइड कर देते परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि डिवाइड किसा करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 का डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आपको बताना ज़रूरी है कि अनपेयर्ड नंबर कौन से हैं और उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरा मन करता है पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। सो ये ऊपर वाला नंबर, इसको सॉल्व करने बन जाएगा 0.3, इसको सॉल्व करने बन जाएगा 10। सो क्वेश्चन बन जाएगा 0.3 अपॉन x इक्वल 10। सो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.3 इक्वल 10x, और x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो 0.3 अपॉन 10 हो जाता है 0.03, ये आ जाएगी x की वैल्यू, खत्म सवाल। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, और ये इन तीनों को मिलाकर के आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, सो सी एक मैंने इतना दूर कर दिया है, और आप चेक करें तो आपको ये टर्म दिया हुआ है, यानी कि 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, और 2 हर जगह से खत्म हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 12, सो वो यहाँ पे आ जाएगी इतने पार्ट्स में, तो आपका बन जाएगा 12 स्क्वायर इक्वल, इस पूरे की वैल्यू गिवन है 64, सो ये बन गया 64 प्लस 2, और इसकी इस पार्ट की वैल्यू गिवन है आपको, सॉरी वो रिक्वायर्ड है, सो उसकी जगह x रख दीजिए। सो आपका एक्सप्रेशन बन गया 144 इक्वल 64 प्लस 2x, 64 पर ट्रांसफर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बन जाएगा 80 इक्वल 2x, सो x की वैल्यू 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, आप यहाँ पे अगर चेक करें तो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है -28,
इसका मतलब मुझे दो नंबर सर्च करने जिसका मल्टीप्लाई करने पर 28 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 3। ऐसे दो नंबर बोलिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पे 28। सो 7 एंड 4, सो 3 को रिप्लेस कर दीजिए 7 4 के हिसाब से, यानी कि 3 रिप्लेस हो जाएगा 7 - 4। सो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा x² माइनस 7, 3 की जगह मैं 7 - 4 रिप्लेस कर रहा हूँ, -28। जस्ट सिंपल कर लीजिए, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। कॉमन ले लीजिए, x - 7 प्लस 4 x - 7, x - 7 ओवरऑल कॉमन और x + 4 बच गया। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर। ओके, बिना फिगर बनाए करना मुश्किल है, या तो मैं इरेज कर दूँ, मुश्किल तो नहीं है बट फिगर बनाने ज़्यादा ईजी रहता है। तो एक ट्रेपेजियम है, उससे बात ज़्यादा क्लियर समझ में आती है। और इस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच है। पैरेलल कुछ पता नहीं, मैं उसे जूम कर ले रहा हूँ A एंड B। इसका पेरीमीटर गिवन है 52। पेरीमीटर अगर 52 है तो इसका मतलब ये क्या गिवन है, ये गिवन है A + 10 B + 10, इसी की वैल्यू 52 है। जितना सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, A + B, ये दोनों ऐड होकर 20 बन जाएंगे, 20 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 52 - 20 ये बन जाएगा 32। सो दोनों पैरेलल साइड्स का जो एडिशन है वो 32 आ चुका है। पूछा क्या है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 A + B यानी कि 32 और H यानी कि 8। सिंपल कर लीजिए, 16 128 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म सवाल। नेक्स्ट एक रोलर वाला क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 5 मीटर एंड इट्स लेंथ 2.8 मीटर। इट टेक्स 8 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू लेवल द फ्लोर ऑफ अ रूम। फाइंड द एरिया ऑफ रूम ऑफ द। ओके, रोलर अगर आपके फ्लोर को लेवल कर रहा है तो इसका मतलब वो असल में क्या यूज कर रहा है, वो अपना कर्व सरफेस एरिया यूज कर रहा है फर्श पे कांटेक्ट में आकर के। तो रोलर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, रोलर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। तो असल में आप यहाँ CS से नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे द एरिया प्लेन लेवल है ना, द एरिया लेवल्ड बाय द रोलर इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल CSA ऑफ द रोलर, और फिर आप लिखेंगे इक्वल 2πRH, और फिर वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 2π को बाद में रखते हैं, रेडियस है मेरे पास, डायमीटर है, सो 5.2, हाइट आपके पास है 2.8। जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करिए। पाई को रख देता हूँ 22/7, 5 2.8 7 से कट किया 0.4, मल्टीप्लाई किया 0.4 और 5 का 2 आ जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर वो एरिया हो गया जो रोलर एक बार में कवर करता है। और उसने कितने राउंड लिए हैं, उसने 8 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिए हैं। तो टोटल एरिया कितना हो गया रूम का, 8 × 44। सिंपल कर लीजिए, 352 मीटर स्क्वायर। 20 के बाद क्वेश्चन 21। A diagonal and side of a rhombus are of equal length। एक रोम्बस बना लेता हूँ, इसका एक डायगोनल और साइड इक्वल। क्या लगता है कौन सा डायगोनल इक्वल होगा? ये डायगोनल बहुत लेंदी है, ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता, सो ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है। तो जो इन्फॉर्मेशन इक्वल है वो ये वाली डायगोनल साइड के इक्वल। तो साइड के अगर इक्वल है तो ये क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। सो इसके ईच एंगल 60 डिग्री होंगे, और ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगा, सो ये भी 60 डिग्री होंगे। तो ओवरऑल ये पूरा एंगल बन गया अब हमारे रोम्बस का पूरा। सो हमारे रोम्बस के एंगल्स हो जाएंगे, ये पूरा हो गया एंगल 60 डिग्री, ये पूरा हो गया 120, ये पूरा 120 और ये भी 60। ठीक है, बस इतना सही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ मेजर्स समथिंग फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर है और उसके एडजेसेंट एंगल्स, तो मान लेता हूँ ये वाला एंगल गिवन है 4x + 2 और ये एंगल गिवन है 3x - 4। ये दोनों एंगल्स हैं। आप जानते हो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, बिकॉज ऑफ ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस है तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए, और को इंटीरियर एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। सो दोनों का एडिशन होना चाहिए 180, यानी कि 4x + 2 एंड 3x - 4, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। सिंपल कर लीजिए, 4x 3x हो जाएगा 7x,
2 एंड 4 मिल के -2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, +2 182। सो एक्स की वैल्यू 26 डिग्री। एक्स की वैल्यू 26 आ गई, दोनों एंगल्स से पुट कर दीजिए, दोनों एंगल्स आ जाएंगे। और आप जानते हैं इसके सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा, अपोजिट एंगल सेम होते हैं पैरेललोग्राम। सो वैल्यू पुट करने के बाद जो एंगल्स आएंगे वही दोनों, बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी। तो आप चारों एंगल्स आसानी से लिख सकते हो।